गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समीर लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा का दोस्तों शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का सेशन। और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर सेशन पसंद आएगा दोस्तों सेशन को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अभी तक में टोटल दोस्तों हम लोग ये 5 सितंबर 2023 का दोस्तों टोटल जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था दोस्तों, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का टोटल का हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। ये लास्ट था हमारा 5 सितंबर, ये सेकंड शिफ्ट का ये कल हम खत्म कर चुके हैं दोस्तों। ये 2020 का हमारा टोटल खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 2020 का स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये 18 सितंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? किसके विषय में तहकीकात की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, जालियांवाला बाग त्रासदी के बारे में तहकीकात की थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी दोस्तों? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तहकीकात की थी। सोल्यूशन देखिए इसका, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर 1919 को दोस्तों लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य शामिल थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो ये देखिए यहाँ पे इसमें से हमारा देखिए गाय शामिल नहीं था, बाद में भैंस था, भेड़ था, सुअर था। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ये गाय नहीं था, बाद में भैंस था, भेड़ था, सुअर था। सोल्यूशन देखिए इसका, सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में गाय विद्यमान नहीं थी, जबकि भैंस, भेड़, सुअर, घोड़े, बैल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है इसमें से? तो देखिए दोस्तों, उपनिषद, वेद, त्रिपिटक। त्रिपिटक ये बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। सोल्यूशन देखिए इसका, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक तीनों ही भाषा पाली में है दोस्तों। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांतों को संवाद। देखिए, विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियम है, विनय में नियम है। और सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है सुत्त पिटक में। तथा अभिधम पिटक में सुत्त पिटक वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, वास्तुकला के क्षेत्र में विकास होता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास ये वास्तुकला के क्षेत्र में होता है। साहित्य नहीं होगा, कला नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, वास्तुकला होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कंधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। और कंधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कंधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये था उपगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही है, उपगुप्त। सोल्यूशन देखिए इसका, अशोक ने बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने आजीविकों को रहने तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। कर्ज, चोपर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की ये बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। बहलोल लोदी ने। सोल्यूशन इसका है, बहलोल के लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वो 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय लोदी वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये बहलोल लोदी ने की थी। ऑप्शन आप लोग याद रखेगा। देखिए, लोदी वंश संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही जाता है दोस्तों।
14 सितंबर में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दोस्तों ये बहलोल लोदी को ही जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है, तो ये राजस्थान नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है, ठीक है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ये नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है, मगर ये राजस्थान इसका हिस्सा नहीं है। सोल्यूशन देखिए इसका, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व के लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य, दक्षिण में सतपुड़ा हो गया, ठीक है, दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य, उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य वह भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इस नदी घाटी का हिस्सा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, दक्षिण सतपुड़ा, याद रखिए दोस्तों, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक पठार से। और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य, दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इस नदी घाटी का हिस्सा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ता है। यह नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनती है दोस्तों। यही नदी दोस्तों जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनती है दोस्तों। यह नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा था, नर्मदा। देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी जो है दोस्तों, ये नर्मदा नदी, देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है, ठीक है। इस नदी घाटी का हिस्सा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ता है। यह नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय स्लोपों, हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, सोपान कृषि के तहत दोस्तों ये किया जाता है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों, तो ये सोपान कृषि के द्वारा दोस्तों यह नियंत्रित किया जाता है। सोल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को सोपान कृषि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन पर अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये हैदराबाद में स्थित है। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा कृषि अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास से संबंधित मुद्दों के माध्यम के लिए की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों। तापीय, नाभिकीय, सौर और पनबिजली। कौन सा आता है दोस्तों सबसे ज़्यादा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा होता है थर्मल दोस्तों, थर्मल तापीय दोस्तों, तापीय बिजली। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों इसका। देखिए दोस्तों ये देखिए 2022 का स्रोत है दोस्तों। अभी वर्तमान में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा तापीय बिजली सा ही होता है। देखिए दोस्तों, तापीय बिजली 50%, सौर ऊर्जा 14.9%, पन बिजली 11.5%, पवन 10.2%, प्राकृतिक गैस से 6.1%, तेल ऊर्जा 1.7% और अन्य से 3.8%। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों। तो नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों ये कृष्णा नदी पे स्थित है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना दोस्तों ये गोदावरी नदी पे दोस्तों। पोचमपाद परियोजना दोस्तों कहाँ पे दोस्तों, तो ये गोदावरी नदी पे है दोस्तों। और मेट्टूर परियोजना ये दोस्तों कावेरी नदी पे दोस्तों। मेट्टूर परियोजना कहाँ पे दोस्तों, ये मेट्टूर परियोजना दोस्तों कावेरी नदी पे है दोस्तों। और उकाई परियोजना दोस्तों, उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पे दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पे है। पोचमपाद परियोजना दोस्तों ये गोदावरी नदी पे है। और मेट्टूर परियोजना ये कावेरी नदी पे है। और उकाई परियोजना दोस्तों कहाँ पे है, ये ताप्ती नदी पे दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, नागार्जुन कृष्णा पे, पोचमपाद दोस्तों ये गोदावरी नदी पे, मेट्टूर कावेरी नदी पे,
और उकाई दोस्तों ताप्ती नदी पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? देखिए शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। देखिए शुक्र सबसे चमकीला तारा है, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। ठीक है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इसका रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन अधिनियम के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों? तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल के संबंधित है दोस्तों। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए दोस्तों। 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द को जोड़ा गया। याद रखिएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों। और 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल से संबंधित है दोस्तों यह। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, एक समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है दोस्तों? किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है दोस्तों? धर्म से रहित नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेहरू, गांधी, किसने कहा दोस्तों? तो ये गांधी ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा गांधी सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी का है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है दोस्तों। ये आराम हराम है। जय जगत, ये विनोबा भावे ने कहा था। संपूर्ण क्रांति, ये जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आराम हराम है, जय जगत, विनोबा भावे ने कहा था। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है। सोल्यूशन देखिए इसका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124 के 2 में दिया गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के सहित 34 है दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये प्रावधान जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124 के 2 में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और अभी वर्तमान में 34 मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो ये दोस्तों संसद के द्वारा इसे अपदस्थ किया जा सकता है। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है दोस्तों? किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है दोस्तों? किसकी मौजूदगी के कारण दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा दोस्तों ए सही है दोस्तों। ए मोम की दोस्तों, मोम की मौजूदगी के कारण दोस्तों, मोम की मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही होगा। सॉल्यूशन देखिए, मोम की मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है। जब पानी पक्षियों या कीटों के पंखों से सतहों के संपर्क में आता है तो यह बूंदे बनाता है, जो अवशोषित होने के बजाय लुढ़क जाता है और ऐसे पंखों पर मोम की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मांसपेशियों के थकान से संबंधित होता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मांसपेशियों के थकान से संबंधित होता है दोस्तों? तो ये लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी सही दोस्तों। लैक्टिक एसिड में दोस्तों ये मांसपेशियों के थकान से संबंधित होता है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम करने से पेशियों में ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ा जाता है तथा अधिकांश एटीपी एडीपी में बदल जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तेजी से होने लगता है, लेकिन फेफड़े उतने तेजी से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। जिसकी पूर्ति हेतु ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तेजी से होने लगता है, लेकिन फेफड़े उतने तेजी से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में पेशियां अवयवीय शोषण करने लगती है, जिससे ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। इसी कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? ये शोषण की प्रक्रिया में हमें ये ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। शोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। सोल्यूशन देखिए, शोषण प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जिसमें प्रसंस्कृत भोजन को ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकृत किया जाता है। इसे कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है दोस्तों? दांत की बीमारी ये फंगस प्रकार की होती है दोस्तों, दांत की बीमारी। सोल्यूशन देखिए इसका, दांत ट्राइकोफाइटान लेडुकोसम नामक कवक फंगस से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। चेचक हो गया, खसरा हो गया, रेबीज हो गया, डेंगू हो गया, विषाणु से संबंधित रोग है। मलेरिया, पैरिया, पेचिस, प्रोटोजोआ से संबंधित तथा टिटेनस, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड जीवाणु से संबंधित रोग है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, यह देखिए ये फंगस रोग जो है दोस्तों ये संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। मगर चेचक, खसरा, रेबीज, डेंगू, चेचक, खसरा, रेबीज, डेंगू विषाणु से संबंधित दोस्तों। चेचक हो गया किसी को, या किसी को खसरा हो गया, किसी को रेबीज हो गया, कुत्ता काटने से होता है दोस्तों, और किसी को डेंगू हो गया, ये विषाणु जनित रोग है दोस्तों। और मलेरिया हो गया किसी को पैरिया हो गया, किसी को पेचिस हो गया, तो ये सब प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों। मलेरिया हो गया, पैरिया हो गया, पेचिस, ये प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों। और देखिए संबंधित है। तथा टेटनस हो गया, क्षय रोग हो गया, टेटनस जो किसी को होता है, क्षय रोग, और हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब क्या जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। टीबी हो गया, हैजा हो गया, टेटनस हो गया, ये सब टाइफाइड रोग है दोस्तों, याद रखिएगा। टाइफाइड वगैरह ये सब जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? ये मस्तिष्क के आधार में स्थित है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, पीयूष ग्रंथि शरीर के मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण का नियंत्रण करती है दोस्तों। नेक्स्ट है, पुष्प की सुखाई कई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ये लौंग का दोस्तों, ये मसाले के रूप में किया जाता है। सोल्यूशन देखिए इसका, लौंग के पुष्प की सुखाई कई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। लौंग मिटेसी कुल के यूजिनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया को माना जाता है। दांतों के दर्द, भोज्य पदार्थों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि नहीं गुजर सकती दोस्तों। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है दोस्तों? तो ये ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है दोस्तों। सोल्यूशन किसका, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिक, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है दोस्तों? मानिक, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है दोस्तों? ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड है दोस्तों। मानिक, रूबी और एल्युमिनियम, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है दोस्तों? ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड है दोस्तों, एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। सोल्यूशन देखिए इसका, मानिक, रूबी और नीलम दोनों प्राकृतिक एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप है दोस्तों। ये दोनों कीमती रत्न है दोस्तों। रूबी का रंग गुलाबी तथा नीलम का रंग नीला होता है दोस्तों। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड है दोस्तों? तो ये दोस्तों ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड दोस्तों मानिक और नीलम दोनों है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है दोस्तों? अश्रु गैस का घटक कौन सा है दोस्तों? तो अश्रु गैस का घटक इसमें दोस्तों क्लोरोपिक्रीन होगा दोस्तों। अश्रु गैस का घटक क्लोरोपिक्रीन होगा दोस्तों। क्लोरोपिक्रीन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसे अश्रु गैस भी कहा जाता है। इसका सूत्र CCl3NO2 है। रासायनिक रूप से इसे ट्राइक्लोरोरिंट्रोमेथेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये और इलेक्ट्रॉन दोस्तों एक न्यूक्लियन नहीं है दोस्तों। प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर न्यूक्लियन कहलाते हैं दोस्तों। ये परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। इसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। इसे काला जस्ता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह कागज को काला कर देता है। नेक्स्ट देखिए, लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है दोस्तों? तो ये लेंस फ्लिंट कांच से बनता है दोस्तों। फ्लिंट कांच से, पायरेक्स कांच से नहीं होगा, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच नहीं, ये फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। सोल्यूशन देखिए इसका, फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। फ्लिंट कांच सोडियम, पोटेशियम और सीसा के सिलिकेट से बना होता है। इसका उपयोग
कैमरा, दूरबीन के लिए तथा विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। पायरेक्स कांच के प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं दोस्तों इससे। नेक्स्ट, सूखी बर्फ किसका संघनित स्वरूप है? सूखी बर्फ किसका संघनित स्वरूप है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित स्वरूप है। सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित रूप है। इसे गर्म करने पर यह सीधे गैस में बदल जाता है। इसका व्यापक रूप से उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं किस चीज़ से? ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सोल्यूशन इसका, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट एक छोटी सी चिप होती है जो अर्धचालक सामग्री सिलिकॉन से बनी होती है। इस चिप के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक घटक आपस में एक तार की मदद से जुड़े होते हैं। इसका उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, पावर अप्लायंस, वोल्टेज रेगुलेटर, माइक्रोवेव इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है, कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है व्यष्टि अर्थशास्त्र। कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत को कहा जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक बाजार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसमें होगा वृद्धि। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से वृद्धि होगी। सोल्यूशन है किसका, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तु की उपलब्धता मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निम्नतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और इसमें देनदार और हानि और ऋणी को लाभ होता है। नेक्स्ट है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है हमारे देश में? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा 1 जुलाई को वन दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को याद रखिएगा। तो इसका सोल्यूशन, देश में वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है तथा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पेड़ों की कटाई के कारण वन जीवों और वनवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इसे मनाने की शुरुआत वर्ष 1950 में कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने की थी। नेक्स्ट, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, हॉकी खेल से संबंधित है। आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। सोल्यूशन देखिए इसका, फुटबॉल से रणजी ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी व ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी से आगा खां कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, आगा खां कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। टेबल टेनिस से रामानुज ट्रॉफी और जयलक्ष्मी कप, ये टेबल टेनिस है। फुटबॉल से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट है रोम, रोम का अभिप्राय क्या है? रोम का रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती है और जो कंप्यूटर के प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है 23, 13 और 54, ये हो जाएगा हमारा 23, मतलब 3, देखिए यहाँ पर 13 किस हिसाब से क्या है? 2 स्क्वायर 4, 3 3 9, 4 9 4 13, 4 9 13, ठीक है 13 हो गया। अब आगे देखिए, जैसे 54 में यहाँ पे हो गया 25 25, 4 4 16, 25 16 41 हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर देखिए भूकंप मापी सिस्मोमीटर, ये भूकंप को मापता है। उसी प्रकार तापमापी थर्मामीटर ये तापमान को नापता है। ऑप्शन नंबर बी, जिस प्रकार भूकंप मापी सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता मापता है, उसी प्रकार तापमापी थर्मामीटर तापमान मापता है। नेक्स्ट देखिए YAWC UESG QIOK, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए MMKO, यहाँ पे क्या हो गया? 25 हो गया। ये यहाँ पे 25 में से माइनस में किया 25 यहाँ पे प्लस, 25 में से माइनस कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे U हो जाएगा। उसके बाद A में फिर 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, A में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद W में 4 घटाएंगे
तो यहाँ पे एस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्यू है, क्यू में यहाँ पे तो इस साइड से हम लोग देख रहे हैं, यू में 4 घटाएंगे ये हुआ, ई में 4 घटाएंगे तो ये होगा, एस में 4 जोड़ेंगे। इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे क्यू, क्यू में 4 घटा देंगे तो एम होगा, और उसके बाद आई में इसी प्रकार ये होगा तो एम के देखिए कौन सा एम ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए नित्या सैम की बहन है। नित्या सैम की बहन है, मोगन सैम का पिता है। मोगन सैम का पिता मतलब नित्या और सैम का दोनों का पिता हो जाएगा, ये मोगन हो जाएगा, मोगन। और सेल्वन राजन का पुत्र, राजन मोगन का भाई, राजन ये मोगन का भाई है मतलब चाचा, ये दोनों का हो जाएगा। और सेल्वम राजन का पुत्र, सेल्वम राजन का पुत्र है, ये राजन का पुत्र सेल्वम हो जाएगा, मतलब दोनों चचेरा भाई बहन ये हो जाएगा। तो तदनुसार नित्या सेल्वम से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि ये चचेरा मतलब चचेरा भाई होगा। ऑप्शन नित्या कौन है सेल्वम का, तो नित्या बहन लगेगी, ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट देखिए 40वां क्वेश्चन हमारा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की चौथाई है। एक लड़के की आयु, ठीक है, लड़के की आयु पिता की आयु की चौथाई, पिता का आयु x मान लिए, लड़के का आयु होगा x/4, चौथाई है। तो उस लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग x + x/4 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 35। तो दूसरा पिता की 8 वर्षों के बाद कितनी आयु होगी, तो सबसे यहाँ x का मान निकालेंगे 28, 8 वर्ष के बाद 8 जोड़ देंगे यहाँ पे 36 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कूट भाषा में ग्रेप को 27 354 फोड़ को यहाँ पर आर को यहाँ पे 7 लिखा है। देखिए यहाँ पर मतलब जो स्थान पे जो अंक है उसी हिसाब से यहाँ पे रख देंगे। ग्रुप को देखिए ग्रुप को यहाँ पे जी का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे ग्रुप। आर का मान क्या बदल गया 7, ओ का मान यहाँ पे क्या दिया है, ओ का मान 6 है, 276 देखिए और सब में है। GRO यू का मान देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यू का मान दिया हुआ है 8, 27 68 देखिए कहाँ पे 27 68 इसमें भी है 27 68। अब पी का मान क्या दिया हुआ है, पी का मान 65 68 5, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर किसी कूट भाषा में डॉक्टर को ABCDEF OPQ RST मतलब सब में 2 जोड़ रहे थे, PQR आर होगा, ABCTUV IJK EFG देखिए RCV KG ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है एक मनुष्य अपने घर से दक्षिण की दिशा, एक मनुष्य है अपने घर से दक्षिण की दिशा 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाहिनी मुड़ता है फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो वो व्यक्ति चलने के स्थान से अब कितनी दूरी पर खड़ा है, तो ये 0 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर दाहिनी ओर घुमा और थोड़ी दूर चला फिर अपनी दाहिनी ओर घुमा। तो इसका मुख किस दिशा में है, तो ये उत्तर की ओर है, क्या बोलते हैं दक्षिण की। देखिए एक शाम की बात है, शाम में सूर्य जो है दोस्तों, शाम में सूर्य ये पश्चिम की ओर हो जाती है। तो ये क्या बोला, एक शाम सूर्य की ओर चलना शुरू किया, थोड़ी दूर चलकर वो दाहिनी मुड़ जाता है और फिर घुमा, फिर वो दाहिनी घूम गया, फिर थोड़ी दूर चलकर फिर दाहिनी घूम गया और दक्षिण की ओर इसका दिशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 और 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, ये देखिए यहाँ पे हम लागत मूल्य हो गया CP मान के चलिए, ठीक है, CP हो गया, उसके बाद यहाँ पे SP लिख लेते हैं, ठीक है, CP SP हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे हो गया 15 गुना लागत मूल्य, यहाँ कर देंगे लागत मूल्य L, ठीक है, यहाँ पे 12 के SP के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पर आप बोल चुका लागत मूल्य विक्रय मूल्य बराबर 12/15 हो गया, ठीक है। अब लाभ की बात यहाँ पर हो रही है, तो विक्रय मूल्य
लागत मूल्य से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारा, 3 लाभ हो रहा है तो 3 बटे यहाँ पे 12 लागत मूल्य 3/12, यहाँ 3/12 हो गया बटे यहाँ पे विक्रय मूल्य से लाभ बराबर 12 बटे लागत मूल्य जो हमारा 12 हो गया, यहाँ पे लागत मूल्य है गुना 100 कर देंगे तो परसेंट में देखिए 312 4 25% यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64%। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है। निर्धारित मूल्य यहाँ पे एक्स मान ली, ठीक है। लागत मूल्य बराबर हो जाएगा इसका एक्स गुना 64%। लागत मूल्य उसका जो है निर्धारित मूल्य का 64% है, तो यहाँ पर 16x/25 इसका लागत मूल्य हो गया। अब बोल रहे हैं यहाँ पे तदनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% का छूट देता है। निर्धारित मूल्य हमारा x है, इसे 12% का अगर छूट देता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 88 हो गया, 88/100, 88x/100 मतलब 22/5 हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए अभिष्ट लाभ यहाँ पे क्या बोल रहा था निकालने के लिए, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। लाभ का प्रतिशत निकालने क्या करेंगे, यहाँ पर लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए विक्रय मूल्य जो बेचे हैं, ठीक है, बेचने में से लागत मूल्य को घटा देंगे, बटे लागत मूल्य करेंगे, अब तब फिर 100 कर देंगे। देखिए 22/5 को माइनस ये दोनों को माइनस करेंगे 100, तो यहाँ पर हमारा मान 37.5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक त्रिभुज का परिमाप 40 है। देखिए एक त्रिभुज का परिमाप हमें यहाँ पर 40 दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल 60 है। तो यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। देखिए मानो देखिए त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा को x मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 17 है, ठीक है। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे परिमाप है ना, तो परिमाप में अगर 40 दिया हुआ है तो दोनों को घटा देंगे, -17 कर देंगे, -11 ये दोनों को प्लस करके घटा देंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 23 - x हमारा तीसरी भुजा निकल गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, त्रिभुज का परिमाप 40 है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, अर्ध परिमाप 20 हो जाएगा, 20 से हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल s × s-2 मतलब सब का मान यहाँ पे 20, यहाँ पे x, यहाँ पे 23 - x ये सब हम रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने के बाद हमारा 60 यहाँ पे आ जाएगा, 60 क्या बोलते हैं बराबर 60 क्षेत्रफल यहाँ पे है हमारा, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है तो बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर बाद में हमारा x का मान 8 और 15 आएगा। सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर 8, 15, 17 है तो 8 सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, 50 का औसत 30 है, दोनों गुना हो जाएगा। उसके बाद में पता चला कि दो संख्याएँ गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई, तदनुसार सही औसत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 50 और 30 का औसत 1500 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे योग 50 संख्याओं का औसत 30 है तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोनों को लिपेटेंगे तो 1500 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 संख्याओं का गलत योग देखिए, गलत योग अगर 50 संख्याओं का योग सही योग होगा 1500, अब 1500 में से हमें क्या बोलते हैं 13 की जगह 82 हो गया, 13 की जगह 82 तो -13 करेंगे, फिर -82 कर देंगे, ठीक है। -13 से -82, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद 28, देखिए 28 आ गया, 28 की जगह पे क्या आ गया 31, यहाँ पे क्या है 28 तथा 31 की बजाय 82 और 13 आ गया, 82 और 13 आ गया। जो गलती से आ गया उसको माइनस कर देंगे, -13 - 82, और जो सही था उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1500 - 95 - 59 बराबर 1464 हो गया, ठीक है। अब औसत देखिए 1464 × 50 आ जाएगा, तो सही औसत इसका हमारा हो जाएगा सही 29.28, तो 29 यह हो गया, तदनुसार सही औसत कितना 29 यहाँ पे 28 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 2 sin² थीटा + 3 cos² थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा। न्यूनतम मान इसका न्यूनतम मान निकालने के लिए देखिए दोस्तों पहले 2 sin² थीटा का 1 - cos² थीटा हो जाएगा, 3 cos² थीटा का 3 cos² थीटा ही रह देगा, सबको cos² थीटा मिल गया है दोस्तों यहाँ पे। तो 2 - 2 cos² थीटा + 3 cos² थीटा पर 2 - cos² थीटा पर हमारा यहाँ हो जाएगा। हम जानते हैं कि देखिए -1 यहाँ पे इसके बीच में होता है cos थीटा का मान, cos थीटा -1 से 1 के बीच में इसका मान रहना चाहिए दोस्तों, cos थीटा का मान। तो न्यूनतम मान के लिए cos² थीटा बराबर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, cos² थीटा का मान यहाँ पर अगर 0 रखते हैं, 0 रखने पर 2 - 0 2 आंसर हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है।
नहीं तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखिए 2:15 अपराह्न AM हो गया के समय घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अपराह्न AM की बात हो रही है दोस्तों, तो 2:15 ये 2 हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ देखिए 2 1 2 2:15 पे मिनट की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। घंटे की सुई हो गया और मिनट की सुई यहाँ पे हो गया 2:15 यहाँ पे बन जाएगा 90 और 30 के बीच में होगा। यहाँ पे मिनट हो गया 15, हावर हो गया 2, ठीक है। तो मिनट ये फॉर्मूला ही इसका होता है, मिनट बराबर 2/11 इंटू H गुना 100, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया मिनट बराबर 2/11 इंटू H गुना 30 ± थीटा, ठीक है। 15 बराबर 2/15 2/11 2/30 ± थीटा, ठीक है। 165/2 60 ± थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पे देखिए निकालेंगे तो हम लोग का 22.5 डिग्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 22.5 डिग्री। और देखिए दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।